हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज हम ह्यूमन आई का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। वाई इज़ द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यदि हम अपनी बुक को ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या रखें, बुक ऑब्जेक्ट की जगह पे बुक रखें, और बुक को यदि हम अपनी आँख के बिल्कुल नज़दीक रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। अगर हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, नॉर्मल आई है, और हम बुक को नज़दीक रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आफ्टर ए फ्यू टाइम, कुछ ही समय के बाद हमें सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमारी आंखों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो क्या कारण है कि ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि बिल्कुल नज़दीक से यदि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है और आप बुक को नज़दीक करके पढ़ने की कोशिश करते हो तो क्या है कारण। बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो 25 सेंटीमीटर। फोकस 25 सेंटीमीटर से नज़दीक शिफ्ट नहीं हो सकता नॉर्मल आई का। दिस इज द बियॉन्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ह्यूमन आई की, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या कैमरा है, आपको दूर की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फ़ोटो लेनी है तो आप क्या करते हो, जूम करते हो, और नज़दीक की लेनी है तो आप उसको जूम आउट करते हो। क्या होता है कि बार बार जूम आउट जूम इन कैमरा अपने आप नहीं करता, लेकिन आँख के अंदर क्या सिचुएशन है कि आप एक ही पल में दूर देख रहे हो और दूसरे पल में आप नज़दीक देख सकते हो। इसके लिए आपको अपने आँख के लेंस का फोकस सेट करने की आवश्यकता नहीं है, आँख अपने आप अपने फोकस को ऑटोमेटिकली अपने आप सेट कर देती है। दिस पावर ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में क्या चेंजमेंट होगा इन द आई व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। आँख से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो इमेज की डिस्टेंस में क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो। यानी कि यदि आप चांद को भी देख रहे हो और या आपके सामने खड़ी किसी भी वस्तु को देखते हो तो दोनों की ही इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई में रेटिना पे इमेज बनेगी, दोनों ही केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इनके बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार्स से आने वाली लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अस। हमारे चारों तरफ गैसों का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, आपका एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, धूल भी है, धुआं भी है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और जैसे जैसे हम अपर साइड चलते हैं तो इस एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहली जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर का नाम दिया गया है। उसके बाद आपका आता है स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। इन सब को हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इन सभी के अंदर जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो भी अलग अलग है, और पार्टिकल की डेंसिटी जब अलग अलग है तो इनके अंदर से जब लाइट पास होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसकी पोजीशन एवरी लेयर्स में चेंज होती है। यानी कि हर लेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन जब बार बार हो रहा है तो उसकी पोजीशन अलग अलग है। जिस तरह से, जैसे अगर मैं इस पेन की टिप को अगर बार बार हिला रहा हूँ तो ये मेरे को क्या करती दिखाई दे रही है, टिमटिमाती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब यही हो गया कि जैसे स्टार से जो लाइट आ रही है अगर वो रिफ्रैक्ट ना हो
तो वो क्या होगी, अपनी एक पोजीशन पे दिखाई देगी एज प्लैनेट्स, जैसे प्लैनेट्स में होता है। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते क्यों नहीं है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह जो है वो अर्थ के नज़दीक है एज कंपेयर टू स्टार्स, स्टार की कंपेरिजन में। द प्लैनेट डू नॉट प्रोसेस लाइट ऑफ देयर ओन। दूसरा कारण ये है कि तारों की अपनी लाइट नहीं होती है, वो किसकी लाइट से चमक रहे हैं, वो सन के रिफ्लेक्शन के कारण चमक रहे हैं। दे आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल ऑन देम। दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ एंड दस सीन आर एक्सटेंडेड सोर्स, वो फैले हुए दिखाई देते हैं, एक्सटेंडेड। इफ यू कंसिडर्ड ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, देन the total variation amount of light entering our eyes from all individual point size source will average out zero and thus nullify, या ये कहें कि planets do not twinkle, planets twinkle नहीं करते, टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, दूसरा क्या होता है कि वो अर्थ सरफेस के नज़दीक है, उनसे आने वाली लाइट जो है वो एक तरह से डायरेक्टली हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तीनों चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड के अंदर तो इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह और शाम के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। डिस्पर्सन क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इसी तरह से हमने क्या सीखा कि व्हाइट लाइट, सन से आने वाली सफ़ेद रोशनी के अंदर 7 रंग मिले हुए हैं, 7 कलर्स जो हैं वो इंटरमिक्स है, और हर कलर की, एवरी कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, हर कलर की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो विबग्योर, VIBGYOR, VIBGOR, वी सबसे पहला और आर सबसे लास्ट। तो वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब सूर्य कहाँ पे होता है, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, कहाँ पे होता है सन, ओरिजिन पे, क्षितिज पे, और सबसे दूर ओरिजिन पे होने के कारण हमारी आंखों से सबसे दूर वाली पोजीशन पे होता है। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि सन से आने वाली जो रेड लाइट है वही हमारी आंखों तक पहुंचती है, बाकी 6 कलर जो हैं वो वहीं पे क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड, फैल जाते हैं। इसके कारण हमें सन एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट क्या दिखाई देता है, आपका रेड ह्यूज। Why does the sky appears dark instead of blue to the astronauts? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आसमान नीला ना दिखाई देने की बजाय काले रंग का दिखाई देता है, क्यों? जैसे यदि हम अर्थ पे खड़े होकर देखते हैं तो आसमान जो है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, जबकि एस्ट्रोनॉट्स जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ऊपर से यही आसमान काले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लूएस्ट कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लूएस्ट कलर किसके कारण होता है, लाइट की स्कैटरिंग के कारण। बाय द एयर पार्टिकल विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर। द अदर कलर ऑफ स्काई सीन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ डे, अलग अलग, ये कह रहे हैं अदर कलर्स ऑफ, जो बाकी कलर्स रह गए 6, वो स्काई सीन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ डेज, जैसे सुबह के समय लाल रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नीला नीला, और उसके बाद जब आपका दोपहर का समय आता है तो दोपहर के समय में ब्लू की बजाय वाइट एज कंपेयर टू इवनिंग वो वाइट दिखाई देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अलग अलग कलर्स जो है वो अलग अलग टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव है। बट स्पेस में क्या होता है, देयर इज़ नो सच मीडियम, एयर ही नहीं है, एयर नहीं है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, और लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स को आसमान जो है वो काले रंग का या गहरे रंग का दिखाई देता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा
और एक और क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई का कारण भी यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ब्लू कलर की स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है, फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है, और उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है। इसके कारण आसमान हमें नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, अभी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़े ह्यूमन आई के।